सर 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त बजट आ रहा है, तो इस बार क्या उम्मीद लगती है? क्योंकि चुनाव से पहले साल है, तो लोगों को क्या उम्मीद है और आम आदमी को क्या राहत मिल सकती है? देखो, बजट सीतारमन जी 1 तारीख को पेश करेंगी और ये उनका आखिरी पूरा बजट होगा। इस बजट से बहुत सारी लुभावनी बातें जरूर आएंगी। जहाँ तक हमारे इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स के अंदर पिछले 10 सालों में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं स्लैब को लेकर। इस स्लैब को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। ये 2.5 लाख से ऊपर टैक्स लग जाता है। जो भी एक गरीब व्यक्ति जो कि डी कैटेगरी का भी है उसको भी इस टैक्स के दायरे में आ गया है। इस टैक्स के दायरे को बढ़ाने की बहुत सारी ज़रूरत है ताकि लोगों को इससे बहुत सारा फ़ायदा हो सके। सर अगर जीएसटी की बात करें तो आम चीज़ें जीएसटी लगने के बाद काफ़ी महंगी हुई हैं, तो कहीं राहत की कोई उम्मीद है? जीएसटी के अंदर इस प्रकार की राहत की कोई भी उम्मीद नहीं लगती है। जीएसटी के अंदर एक गरीब व्यक्ति को जो रोज़मर्रा की जो आइटमें हैं उन आइटमों पर टैक्स घटाने की तो ज़रूरत है, पर ये सारी बातें बजट में ना होकर ये जीएसटी काउंसिल में की जाती हैं। और जीएसटी काउंसिल की इस साल में जितनी भी मीटिंग हुई हैं उसके अंदर इस प्रकार की कोई भी राहत देने की कोशिश नहीं की गई है। तो इसलिए मैं ये समझूंगा कि इस बजट में हमको जीएसटी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। सर जिस टाइम जीएसटी लागू किया गया उस टाइम कहा गया था वन नेशन वन टैक्स, लेकिन अगर सरकार की नीति देखें तो एक चीज़ पर कई टैक्स लगे हुए हैं। कहीं वैट बढ़ा दिया, किसी राज्य ने अपने टैक्स लगा दिए, तो आम आदमी तो इसमें प्रभावित हो रहा है। जीएसटी के अंदर जब ये कहा था कि वन नेशन वन टैक्स तो कहा था, पर आइटमों के इतने सारे रेट ज़्यादा हैं जिनको घटाने की जरूरत है। ना कि पहले क्या हुआ करता कि किसी भी स्टेट के अंदर टैक्स, किसी स्टेट में किसी आइटम पे 0 थे, किसी पे 5 थे, किसी पे 12 थे। जबकि उन टैक्सों को घटाने की जरूरत है ना कि बढ़ाने की। हर आइटम के ऊपर उन्होंने टैक्स लगभग एवरेज माना जाए तो 12 और 18 के टैक्स के बीच के दायरे हैं। इसमें टैक्स की घटाने की जरूरत है। वन नेशन वन टैक्स कोई भी टैक्स नहीं रहा। जैसे जब जीएसटी आया था तब हमारे प्रोफेशनलों को ये लोगों के अंदर ये भ्रम भांति डाल दी गई थी कि जीएसटी की साइट ऐसे काम करेगी हर बच्चा भी रिटर्न भर लेगा। अब हम हमारे बच्चों को पड़ोस में ढूंढते हैं कि बच्चे कौन सा बच्चा रिटर्न भरेगा, जबकि हमारे जैसों को रिटर्न भरने के लिए चेंज करना देखना पड़ता है। आज तक 5 साल हो गए, 500 चेंजेस आ चुके हैं बजट के अंदर, ये जीएसटी एक्ट के अंदर, जो कि इतने बहुत ज़्यादा चेंज हैं। अब आपको मैं आज की तारीख का लाइव दिखाऊं तो आज भी देखिए 5 साल हो गए, 5 साल के बाद भी जीएसटी की साइट कैसे काम कर रही है ये आप खुद देख सकते हैं। जीएसटी साइट के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि जीएसटी साइट हमारी काम नहीं कर रही है और लोगों को दिक्कत आ रही है, इसके लिए हम खेद करते हैं। मतलब 5 साल के बाद भी हमारी जीएसटी की साइटें ऐसे काम करेंगी तो कैसे काम चलेगा? खाली पैसा कमाना ही काम नहीं है, लोगों को इसकी सुविधाएं देना। वेबसाइटें गवर्नमेंट ने इतनी सारी वेबसाइट बना दी, वो जो थोड़े समय के अंदर वेबसाइटें जाके बैठ जाती हैं। तो उन वेबसाइटों को सुचारू रूप चलाने के लिए भी तो बजट देने चाहिए। खाली वेबसाइटें बनाने से काम थोड़ा होगा। राजेश जी, आम आदमी की मुख्य ज़रूरत होती है आटा, दाल, चावल और दूध। इसको भी जीएसटी के दायरे में लिया है, तो इससे क्या समझा जाए? इससे ये लगता है कि सरकार एक तरफ तो पैसा देना चाहती है, सैलरी देना चाहती है, और दूसरी तरफ से लोगों से पैसा रिकवर करती है ज़्यादा। मतलब उसको बचत कम, जितनी सैलरी मिले उससे बहुत अधिकांश रूप में उसको टैक्सों के अंदर ले लीजिए, उसको मुनाफा ना हो और उसके अंदर कम से कम उसकी इनकम रह जाए। उसको फ्यूचर प्लानिंग के लिए उसके पास पैसा ही ना बचे, सारे टैक्सेस के अंदर रिकवर करना चाहती है सारी सरकारें। एक आखिरी सवाल है, कल बजट आएगा, तो बजट में गंभीरता से, संवेदनशीलता से देखा जाए तो आम आदमी को कुछ राहत मिलने वाली है या नहीं? मेरे हिसाब से ये लुभावनी बातें करेंगे। पूरा बजट के अंदर किसी को भी ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद नहीं रखता हूँ मैं जी। ये भारत वर्ष का जो बजट आ रहा है, वर्ष 2023-24 के लिए, इसके लिए लोगों की बड़ी अपेक्षाएं हैं सरकार से।
और उम्मीदें भी हैं, और लगता भी ये है कि सरकार इस बार जो बजट है बहुत लुक्रेटिव बजट देगी, लुभावना बजट देगी। और ये सारे हालात को देखते हुए जैसे आर्थिक स्थिति भी हिंदुस्तान की काफ़ी मजबूत हुई है, तो इससे काफ़ी करदाताओं को राहत मिलने की संभावना है। जैसे मान लो एक तो ये बजट जो है ये बड़ा संवेदनशील रहेगा। कुछ जैसे पार्टीज़ का जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका भी काफ़ी प्रेशर है, और फिर इलेक्शंस भी हैं, और इलेक्शन के साथ साथ सरकार अब ये आर्थिक स्थिति मजबूत होने की वजह से अपने अपने इम्प्रूव करने के लिए, अपनी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए जरूर अब की बार ये करदाताओं को छूट देगी। मैं विशेषकर करदाताओं की बात कर रहा हूँ। करदाताओं में जैसे कि मान लो आयकर की हम बात करते हैं, तो आयकर में जो लिमिट्स हैं वो लिमिट्स कई साल से बढ़ी नहीं है। न्यू रिजीम आया था वो ठीक है, जनता को काफ़ी उससे फ़ायदा भी हुआ है, परंतु उसके साथ साथ जो ओल्ड रिजीम में जैसे जो ज़्यादातर वेतन कर्मचारी हैं उनको न्यू रिजीम का बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। सिर्फ पुराने रिजीम में उनको अपने आयकर की विवरणी भरनी पड़ती है। तो हो सकता है कि जो कर्मचारी हैं उनको कुछ राहत देने के लिए ये जो ओल्ड रिजीम है उसमें जैसे अब 2.5 लाख रुपए की छूट है वो 5 लाख रुपए की कर दें, 5 लाख के आसपास करने की संभावना है। और उसमें जैसे अभी हाउस रेंट अलाउंस जो एम्प्लॉइज़ को नहीं मिलता उसकी भी उम्मीद है कि हो सकता है कि एम्प्लॉइज़ को हाउस रेंट जो अलाउंस की रिबेट भी न्यू रिजीम में दे दें या तो। और दूसरा ये है कि जो एम्प्लॉइज़ हैं वो ज़्यादातर ATC धारा के अंदर जो डिपॉजिट्स हैं, बैंक डिपॉजिट्स हैं और सरकारी डिपॉजिट्स हैं, उसमें पैसा लगाने से उनको बेनिफिट मिलता है ATC धारा का। तो हो सकता है कि जो न्यू रिजीम में ATC की रिबेट भी अलाउ की जा सकती है, क्योंकि जो छोटी स्मॉल सेविंग्स को इम्प्रूव करना भी एक कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जितने डिपॉजिट्स रिजर्व्स होते हैं उससे कंट्री को उसकी गुडविल कंट्री की तभी बनती है। तो उसको सेविंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए ATC की रिबेट लगता है कि 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक की जा सकती है। बाकी रहा GST की, अप्रत्यक्ष कर की बात। GST में काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बार बार उसके अंदर अमेंडमेंट्स हो रही हैं। तो उसका ये काफ़ी हद तक सरकार का ये मानना है कि हम एक उनको कंसिस्टेंट जो प्रणाली है GST की लोगों को वो दें, और ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस आई हैं उसको कॉम्प्लिकेशंस को आसान बनाए, ताकि जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा करदाता है या बिक्रीदाता है तो वो भी अपने आप इस कर के जो अधिनियम है उनको पढ़ सके, जांच सके, समझ सके और उसको क्रियान्वित करने के लिए कानून के हिसाब से क्रियान्वित करके टैक्स दे दें, और खाते जो मेंटेन करने होते हैं या रिकॉर्ड जो मेंटेन करना है वो भी मेंटेन कर ले। तो ऐसा हमारा मानना है कि इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है GST को, कुछ एक जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए। तो है भी, आवश्यकता भी है, समय की मांग भी है कि जो छोटे कम से कम 1 करोड़ रुपए तक की जिनकी बिक्री है उनको काफ़ी राहत देंगे। उनका एकदम से सीधा मान लो बिक्री पर सबका ही लमसम लगा दें, इतना पैसा दे, तो ताकि उनको ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, टैक्स की कॉम्प्लिकेशंस, अकाउंट्स की कॉम्प्लिकेशंस, जमा कराने की कॉम्प्लिकेशंस, ये रिटर्न सबमिट करने की महीने में 3 रिटर्नें अब लोगों को भरनी पड़ती हैं। तो इतना कॉम्प्लिकेशन बिना किसी सलाहकार के या बिना किसी परफेक्ट अकाउंटेंट के ये अकाउंट्स मेंटेन करने में उनको बड़ी दुविधा आ रही है, और फिर खर्चा भी ज़्यादा बढ़ता है। तो हो सकता है सरकार GST के अंदर राहत दे और आयकर में
खासकर वेतनभोगी कर्मचारियों को इसकी आवश्यकता नहीं। सर, वन नेशन वन टैक्स की बात हुई जब जीएसटी लगाया गया, लेकिन देश में अभी अलग अलग तरह के कई टैक्स हैं और आम जनता उससे प्रभावित हो रही है। नहीं, अगर हम मान लो जो जीएसटी टैक्स लगा था वो जो उनकी मंशा थी कि उसमें बिक्री कर, जैसे हर स्टेट के बिक्री कर अधिनियम अलग अलग थे तब, तो हर स्टेट के बिक्री कर अधिनियम होने के साथ साथ उनके हर वस्तु के जो कर जो रेट थी, टैक्स की रेट थी, वो सबकी अलग अलग थी, किसी की ज़्यादा कहीं की कम। तो उससे क्या होता था कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट एक तरीके से स्मगलिंग हुआ करती। अब जैसे मान लो कोई गाड़ी है, आपने देखा होगा कि गाड़ी गोवा से मंगवाते थे, उन दिनों गोवा में सबसे कम टैक्स हुआ करता, दिल्ली में हरियाणा में टैक्स ज़्यादा था गाड़ी के ऊपर, तो गोवा से गाड़ियाँ यहाँ आया करती। और अभी तक भी ये मान लो कोई दिल्ली में अगर रेट ऑफ टैक्स कम है तो हरियाणा वाले या पंजाब वाले जो साथ लगती स्टेट्स हैं उसके कस्टमर भी और छोटे पैटी दुकानदार भी वहाँ से माल कम टैक्स वाला माल लेके अपने इसमें शहर में या अपनी स्टेट में बेचते हैं, तो उसमें टैक्स का रेट ज़्यादा होने के नाते महंगा बिकता है। तो इस तरीके करके उन्होंने मान लो इसको जो डिफरेंस था टैक्स का या कि जो डिस्पैरिटी थी उसको एक करने के लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश की। अब कम से कम जैसे टैक्स का यूनिफॉर्म एक रेट हो गया, आपको कोई भी वस्तु है किसी भी आर्टिकल को, चाहे आप यहाँ से लोगे चाहे गोवा से लोगे, सब पे रेट ऑफ टैक्स एक ही है। तो इसका तो कम से कम काफ़ी बेनिफिट होगा। अब जैसे अब मान लो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो स्मगलिंग है वो काफ़ी बढ़ी। और दूसरा जैसे पहले सेंट्रल एक्साइज था, अलग एक्ट था, और सर्विस टैक्स था, वो अलग एक्ट था, और स्टेट के अलग अलग टैक्सेस, जैसे हरियाणा के अंदर हरियाणा स्टेट वैट एक्ट था। तो ये 3 एक्ट तो हिंदुस्तान मतलब जो थे हरियाणा के अंदर, और हर एक स्टेट की अलग अलग एक्ट थे, तो वो तो कम से कम ख़त्म हो ही गए। तो उसमें तीनों को एक्ट को एक ही एक्ट में जो जीएसटी एक्ट के अंदर समाहित कर दिया गया हुआ। तो और बाकी सिर्फ कस्टम्स जो है वो जीएसटी में नहीं ले पाए, बाकी सारा जीएसटी के अंदर ही है। और यह पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक जो स्टेट के लिए वो छोड़ दिया, जो पेट्रोल है डीजल है तो वो सिर्फ स्टेट के अंडर कंट्रोल होते हैं। बाकी कोई भी वस्तु बिक्री की रिलेटेड हो, सेवाओं से रिलेटेड हो, सर्विस की, और ये सब जो है ये सब जीएसटी के अंदर लागू हो गया। और एक्ट बढ़िया है और लोगों को इसको अच्छे से इसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। परंतु अगर इसके अंदर से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो इसके जो मान लो टैक्स के रेट्स हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, अकाउंट्स मेंटेनेंस है, और इस तरीके करके जो लोगों को न्याय चाहिए ना वो दूर है और डिले, इसके अंदर काफ़ी सिंप्लीफिकेशन की आवश्यकता है। सर, आम आदमी की ज़रूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। मकान बनाएंगे तो भी जीएसटी बहुत ज़्यादा लगता है, अगर आप आटा लेकर रोटी बनाएंगे तो भी जीएसटी ज़्यादा लगता है, और यहाँ तक कि दूध पे भी जीएसटी लगा दिया सरकार ने। इसको कितना वाजिब मानते हैं? देखो, सरकार को मानवीय बात यह है कि जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 आवश्यकताएं हैं, दूध की है। अब दूध के लिए मान लो हम गेहूं के लिए, अनाज के लिए या दूध के लिए, तो ये कम से कम सरकार को ये जो दो चीज़ों पे तो रेट बढ़ने ही चाहिए, और इस पर टैक्स तो नील रेट हो तो सबसे ठीक है। दूध पे, अनाज पे पहले नील ही था, और सरकार को अगर अपना बजट बढ़ाने के लिए या कि फंड्स बढ़ाने के लिए अगर दूध पे, अनाज पे टैक्स लगाना पड़ता है तो ये कोई विशेष बढ़िया बात नहीं है। मेरे पर्सनल मानने से या कि लोगों के जो ओपिनियन बात करते रहते हैं तो उसमें ये है कि सरकार को कम से कम दूध और अनाज बिल्कुल टैक्स फ्री करना चाहिए, ताकि उसके रेट कम हो सके, हर एक गरीब से गरीब आदमी की पहुंच में ये चीज़ें सब मिल जाए। अमेरिका के अंदर अगर $1 भी अगर दूध का रेट बढ़ जाते हैं
कई सालों साल अमेरिका के अंदर दूध के रेट नहीं बढ़ते। वो इसलिए कि कहते दूध तो है बच्चों के लिए होता है, या मान लो बीमार आदमियों के लिए नॉर्मली ये माना जाता है कि दूध उनके लिए होता है। उस या पहलवान है, मान लो कोई स्पोर्ट्समैन है, उनके लिए, तो उनके लिए हम दूध के ऊपर हम टैक्स लगाते हैं या दूध पे हम कोई रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, तो ये कोई सरकार के लिए कोई बढ़िया संदेश नहीं होता। और अनाज तो गरीब आदमी ने, हर एक आदमी ने खाना होता है, अनाज दूध तो फ्री होना ही चाहिए।